बहुत ज्यादा पाबंदियां और रोकटोक भी इंसान को बागी बना देती है। वह अपनी असल से भागने लगता है और ऐसी राहों का मुसाफिर बन जाता है जहां गुमराही के सिवा कुछ नहीं। ऐसे रास्तों की वक्त कशिश उसे अपने सगे रिश्तों से बगावत, संगीत पर मजबूर कर देती है और वह रफ्ता रफ्ता अपनी बर्बादी की दास्तान रकम करने लगता है। और एक वक्त गुजरने के बाद वह होश में आता है और उसे एहसास होता है कि वह अपने फैसलों में कितना बेवकूफ था, हत्ता कि उसका इंतखाब कितना गलत था, जो उसे जहां भर में रुस्वा कर देने के लिए काफी था। मैं मानती हूं कि मैं एक हाफ कुरान लड़की थी, लेकिन अब मैं यहाँ के माहौल से तंग आ चुकी थी। मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाए जा रहे थे, जिसके बास अब मैं इन लोगों से तंग आती जा रही थी। मेरी बस हो गई थी। मैं मजीद इन पाबंदियों के साथ नहीं जीना संगीत चाहती थी। वो मुसलसल मुझे जहनी मरीज बनाते जा रहे थे। हर वक्त पाबंदियों से अब संगीत मेरी हालत खराब हो चुकी थी। इन दोनों का एक पसंदीदा कलमा बन चुका था, यह कहना कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ संगीत नहीं जाओ, यह नहीं करो, वह नहीं करो। हर बात में बस पाबंदी हुआ करती थी। मैं इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। शुरू में तो मुझे इन सब चीजों की आदत थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बाहर की दुनिया में जाने लगी, वैसे वैसे मेरा दिल और इन लोगों की जानिब से खराब होता चला गया था। मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। संगीत ऐसा लगता था कि मैं घर में नहीं किसी पिंजरे में कैद हूँ, क्योंकि हर चीज पर टोकाटाकी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यह सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। रोज रोज कोई ना कोई बात सुन सुन कर मुझे ऐसा महसूस होता था कि अब मेरे दिमाग की रगें संगीत फट जाएंगी, क्योंकि कोई मेरी बात समझना तो क्या सुनना भी पसंद संगीत नहीं करता था। बेटियों को किसी भी चीज की इजाजत नहीं दी थी, यहाँ तक कि अपने बड़ों से सामने कोई बात बोलने संगीत की भी इजाजत नहीं थी। और मैं यह सब देखकर जहनी बीमार होती जा रही थी। यह सब बातें मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रही। मुझे शौक था कि अपनी जिंदगी को एक खुशगवार तरीके से गुजारूं जिसमें किसी की कोई मदाखलत नहीं हो। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत पहले सपोर्ट बना करते थे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवा कर रखा हुआ था। मुझे बस वीजा और टिकट की जरूरत थी, जिसके बायस मैं आराम सुकून संगीत से दुबई में शिफ्ट हो सकती थी। मैंने अंदर ही अंदर यह काम करना शुरू किया और एक ही जद्दोजहद में लग गई थी। और अपनी दोस्त की मदद से मैंने वीजा लगवा लिया था। जिस दिन जाना था उसी दिन टिकट का भी बंदोबस्त कर लिया था। मैं बगैर सोचे समझे किसी भी परवाह किए बगैर दुबई के लिए निकल पड़ी थी। मुझे अपने माँ बाप का जरा सा बराबर भी ख्याल नहीं आया था, क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुकी थी इनकी तंजिया गुफ्तगू से और बेजा रोकटोक से। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती थी। बाकी नहीं था मुझ में हिम्मत। मैंने अपना सोचा हुआ प्लान को तरतीब देते हुए दुबई के लिए रवाना हो गई थी। मैं जिंदगी में कभी भी जहाज में नहीं बैठी, जिसके बायस मुझे बहुत खौफ आ रहा था और अकेले जाना मेरे लिए बहुत ही बड़ा रिस्क था। लेकिन मुझे सिर्फ एक बार हिम्मत करनी थी और सब कुछ मुझे हासिल हो जाना था। यही सोचकर मैंने खुद को तैयार किया और रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार करके एयरपोर्ट पर पहुंच गई। संगीत इन सब चीजों में मेरी दोस्त मरियम ने मेरा बहुत साथ दिया था। अगर वह मेरे साथ नहीं होती तो मैं यह कदम कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं उठा पाती। मैं जैसे ही जहाज से नीचे तरतीब देते हुए दुबई के लिए रवाना हो गई थी। मैं जिंदगी में कभी भी जहाज में नहीं बैठी, जिसके बायस मुझे बहुत खौफ आ रहा था और अकेले जाना मेरे लिए बहुत ही बड़ा रिस्क था। लेकिन मुझे सिर्फ एक बार हिम्मत करनी थी और सब कुछ मुझे हासिल हो जाना था। यही सोचकर मैंने खुद को तैयार किया और रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार करके एयरपोर्ट पर पहुंच गई। संगीत इन सब चीजों में मेरी दोस्त मरियम ने मेरा बहुत साथ दिया था। अगर वह मेरे साथ नहीं होती तो मैं यह कदम कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं उठा पाती। मैं जैसे ही जहाज से नीचे उतरी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाई, लेकिन सारी जगह ही मेरे लिए अनजान थी। किसी भी चीज से मुझे आशनाई नहीं थी।
मेरा दिल खौफ के मारे कांप सा रहा था, लेकिन मैंने कदम उठा लिया था तो मुझे इस पर अब कायम और दायम रहना था। धन दौलत से तो अल्लाह ने बहुत नवाजा था, जिसके बायस मेरे पास बहुत संगीत सारे पैसे थे। मैं किसी भी बड़े होटल में जाकर आराम से रह सकती थी, लेकिन मुझे अकेले जाने में बहुत खौफ सा आ रहा था। अनजान शहर था, इस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और आगे बढ़ी। मैंने अपनी बातों के जरिए खुद को मजबूत कर रही थी। मैं दिल ही दिल में खुद को यह बोल रही थी कि जब मैं पाकिस्तान से दुबई आ सकती हूँ तो अकेले मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने किए हुए फैसले को पूरा करने का सोचा और एक होटल की जानिब बढ़ी और होटल में बहुत ही ज्यादा शानदार संगीत था। मैंने उसमें एक कमरा बुक करवाया और रात ही इसी में बरस बसर की। रात भर में दाने बाने जोड़ती रही कि मुझे अगले दिन क्या करना है। मैं दुबई तो पहुंच चुकी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था अब आगे मैं क्या करूं। इस बात ने मुझे पूरी रात सोने नहीं संगीत दिया था। ऐसे ही देखते देखते तलुए आफताब हो गया था। फिर मैं तलुए आफताब के बाद जैसे संगीत ही बाहर तैयार होकर निकली तो मुझे बहुत सारे लोग नजर आ रहे थे। कुछ अरबी लिबास में थे तो कुछ इंडियन लिबास में थे। मुझे सब अपना अपना अच्छा अच्छा सा लग रहा था। सबसे ज्यादा मुझे एक चीज अच्छी लग रही थी कि कोई मुझे रोकने टोकने वाला यहाँ मौजूद नहीं था। मुझे आज़ादी का एहसास ही बहुत खुशी दे रहा था। यहाँ के लोग और यहाँ का रहन-सहन, यहाँ का माहौल खामोश था। यह सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। यह सब देखकर मुझे एक खुशी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान जैसा कुछ भी नहीं था। सब लोग अपने आप में मगन थे। कोई किसी को कुछ भी नहीं कह रहा था, ना देख रहा था किसी ने क्या पहना हुआ है, किसने कौन तरीके से चल रहा है, क्या बात कर रहा है, कि किस तरीके से रोड पर हंस रहा है। सब अपने आप में मगन थे। मैं यही सब कुछ तो चाहती थी कि कोई भी मुझ पर बुनियाद के बगैर उंगली ना उठाए। मैं जिस तरीके से भी रहूं, इस चीज को सिर्फ मेरी मर्जी शामिल हो। मुझे वहां का हर नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था मैं आगे क्या करूं। एकदम मेरी नजरों संगीत के सामने जानिब उठी। मैंने खड़े हुए फैसला किया कि अब मैं कहीं घुमा जाए। यही सोचकर मैं आगे की जानिब चल पड़ी। मेरे सामने एक टैक्सी खड़ी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ शैतानी सा चल रहा था। पहले पहल तो मैंने यही सोचा था कि मैं दुबई को देखूंगी और घूमूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने सामने खड़े टैक्सी और उसमें ड्राइवर को देखा, मेरे दिमाग में यदम ही कोई शैतानी सा घूमने लगा। मैं सोचकर आई थी कि मैं पहले दिन यह करने का इरादा रखती थी, और यही सोचकर मैंने टैक्सी बुक कर ली और इसके साथ बैठ गई। दुबई को थोड़ा सा घूमने लगी। मैं इस टैक्सी ड्राइवर को बार बार देख रही थी और वह समझ रहा था कि मेरी निगाहें उस पर है। इसकी वजह से वह टैक्सी ड्राइव भी शीशे में पीछे की तरफ मेरी जान भी मुतवज्ज था, और मुझे महसूस हो रहा था कि वह मुझे ही घोर रहा है। मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी जो मैंने सोचा है कि मैं कैसे करूंगी। मैं इधर से उधर की बातें करने लगी। वह भी समझ गया था कि मैं एक शातिर सी लड़की हूं जो कुछ करना चाह रही है। मैं जैसे जैसे उससे बातें करती गई, वह भी मुझसे खुलता संगीत गया। जैसे ही मैं उसको बताया कि मैं तुम्हारे साथ यह काम करना चाहती हूँ, तो एकदम उसने घबराकर गाड़ी को ब्रेक लगाई और मेरी जानिब हैरान निगाहों से देखा, और वह मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर थम सा गया था। पहले पहल तो वह समझा था कि शायद मैं इस चीज का मजाक कर रही हूँ, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे पर एक मायनेखेज संगीत मुस्कुराहट देखी तो वह समझ गया कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, मैडम आप क्या चाहती है? आप मेरे साथ यह सब काम करना चाहती है? तो मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, हाँ। मैं उसको बताया कि मैं तुम्हारे साथ यह काम करना चाहती हूँ। तो एकदम उसने घबराकर गाड़ी को ब्रेक लगाई और मेरी जानिब हैरान निगाहों से देखा, और वह मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर थम सा गया था। पहले पहल तो वह समझा था कि शायद मैं इस चीज का मजाक कर रही हूँ, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे पर एक मायनेखेज संगीत
मुस्कुराहट देखी तो वह समझ गया कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, मैडम आप क्या चाहती है? आप मेरे साथ यह सब काम करना चाहती है? तो मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ यह सब काम करना चाहती हूँ और इसी टैक्सी में करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? मैं यह सब सोचकर पाकिस्तान से नहीं आई थी कि मैं यहाँ पहले दिन यह सब करूँगी, वह भी एक टैक्सी में। और सबसे ज्यादा मुझे यह चीज इस हैरतन भरे चेहरे को देख रही थी। वो इस कदर हैरान हो गया था। मैं टैक्सी में ऐसा महसूस हुआ था कि सिर्फ मैं ही सांस ले रही हूँ और उसको तो महसूस होता था जैसे सांस ही रुक गई हो। आप पाकिस्तान से आई है और आप इतनी पर्दादार है और आप यह काम करना चाहती है? मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, हाँ, मैं यही काम करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? जैसे ही उसने मुझे जवाब दिया मेरे तो आसान खत्म हो गए, क्योंकि तो वह तो पहले ही मैं इस जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरी जिंदगी बहुत ही तलख गुजर रही थी, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देते थे। हमारे घर का संगीत माहौल एक मजहबी माहौल था, जिसके पास हमें हर चीज की पाबंदी थी। दुपट्टा तो मेरे सर से हिलता भी नहीं था, ऐसा लगता था वो मेरे सर पर ही सिल गया हो। हमें हर जगह आने जाने से टोका जाता था। मुझे बहुत शौक था कि मेरी भी सहेलियां हो जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, लेकिन जीने का नाम बताया था और मेरे माँ बाप ने तो मुझे हमेशा रोका टटोका ही था और घुट-घुट कर जिंदगी जीने पर आमादा कर दिया था। यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, यह ना पहनो, वह ना पहनो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ऐसे नहीं बैठो, वैसे नहीं बैठो। मेरे माँ बाप ने तो मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी थी। इनका तो बस नहीं चलता था, वह सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दे। यह सब देख देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और कुछ समझ नहीं आता था कि मैं ऐसी क्यों होती जा रही हूँ। मेरा अपने ही घर में दम घुटने लग गया था। ऐसा लगता था संगीत यह बहन भाई भी इन सब बातों से बहुत आज आ गए थे। मेरे भाइयों का भी अब दम घुटने लगा था इस कदर पाबंदियों से, क्योंकि हम पर बिल्कुल एक तरह की पाबंदियां थी। वो लोग भी मेरे अब्बा के पीछे ही थे। वह लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम अपने अब्बा से दौलत पर ही तो पल रहे थे। वही हमारा सब कुछ करते थे। हमारी सारी जिम्मेदारियां उनके सर पर ही थी। हमारे अब्बा ने हमें दुनियावी संगीत तालीम बिल्कुल भी हासिल करने नहीं दी। हमने अपनी तालीम बहुत अच्छी तरह से हासिल की थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं भी बड़ी होती गई। मेरी बातें, मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अलग होता गया। जाहिर सी बात है, हम जैसे बड़े होते हैं, हमारी बातें, हमारा रहन-सहन भी तब्दील होता रहता है। इन सब में एक वक्त ऐसा आया कि मैं इन सब बातों से बहुत बेजार हो गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मुझे अब इस जेल से आज़ाद होना है, क्योंकि अब मैं यहाँ खुलकर सांस नहीं ले पा संगीत रही हूँ और मैंने सोच लिया कि मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊंगी। यह बातें मेरे जहन में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही दोस्त मरियम थी। मैं जानती थी मरियम मेरे लिए अच्छी साबित नहीं हुई थी, लेकिन उसने मुझे एक अलग दुनिया से रोशनास करवाया था और मुझे खुशियों भरी जिंदगी दिखाई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुकून ही सुकून था। इसके संगीत घर से मेरी आज़ादी इसी सूरत हो सकती थी जब मेरी शादी होती और मैं यहाँ से रुखसत होकर हमेशा के लिए चली जाती। लेकिन मैं जानती थी मेरे अब्बा अपने ही जैसे किसी मजहबी घराने में मेरी शादी करवा देंगे, जहाँ पर पर्दे की पाबंदी होगी, बाहर आना जाना नहीं होगा और शायद जिंदगी से इससे भी बदतर हो जाएगी। यही सोचकर मैं खौफजदा हो जाती थी, इससे पहले कि अब मेरा रिश्ता किसी ऐसे घराने में तय करते। मुझे यहाँ से जाना बहुत दूर जाना था, इतना दूर कि जहाँ तक मेरे बाप भी पहुँच नहीं पाता और मुझे ढूंढ ना सकता। मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया था जब मरियम ने मेरे दिमाग को साफ किया था। इसने मुझे बताया था कि दुनिया घर में कैद होने का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया देखने का नाम है। संगीत मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं अब दुबई जाऊंगी और वहां जाकर नए नए एडवेंचर करूंगी। सबसे पहला एडवेंचर खतरनाक था, जिसके बारे में
अब सोचती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने फैसला किया कि मैं दुबई चली जाऊंगी और मैं अपने इस फैसले पर कायम और दायम रही। मैंने संगीत इस दिन ही मरियम से अपने वीज़ा और टिकट वगैरह बनवा के लिए थे। जैसे ही मेरा वीज़ा आया मैं दुबई के लिए निकल पड़ी थी। पैसा तो हमारे पास था, इसलिए मुझे पैसों की कोई परेशानी नहीं थी। मैंने बहुत सारा पैसा अपने बैग में रखा और घर से निकल पड़ी। मैंने वहां जाकर एक रात बसर कर ली थी और मुझे अब अगले दिन कुछ ना कुछ तो करना ही था। कुछ ही वक्त में मरियम को भी दुबई आना था। हम दोनों ने साथ ही मिलकर यह एडवेंचर करने थे। लेकिन मेरा सबसे पहला एडवेंचर टैक्सी के अंदर हुआ था। मैं जैसे ही टैक्सी के अंदर बैठी और मैंने इस टैक्सी ड्राइवर की जानिब देखते संगीत हुए सामने उसे पेशकश की थी कि वो मेरे साथ शराब पी सकता है, वो मेरे साथ क्लबिंग कर सकता है, मेरे साथ डांस कर सकता है। वो टैक्सी ड्राइवर हैरान हो गया और परेशान भी। वो सदमे की हालत में आ गया था और उसने मुझे कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, आप तो मुझे पर्देदार लड़की लगती है। संगीत, क्या यह सब आप करेंगी? मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, हाँ, मैं यह सब कुछ करूंगी। तुम मेरा साथ दोगे तो बताओ। जैसे ही उसने अपनी डिमांड रखी तो मेरे आसान खता हो गए थे। मैं तो सिर्फ एडवेंचर करना चाह रही थी, लेकिन वह तो बहुत आगे की सोच रहा था। मैंने उसे हवास पाखता निगाहों से देखा। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, गाड़ी रुको। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वह गाड़ी को तेज तेज चलाने लगा। इतनी तेज के सीट बेल्ट लगाने के बावजूद भी बुरी तरह हिल रही थी। गाड़ी की रफ्तार इस हद तक तेज थी और वह शायद मौके की तलाश में ही था, और यह मौका मैंने उसके खुद हाथ में मुयस्सर कर दिया था और उसने वह सब कुछ कहकर बिल्कुल हवास पाखता हो गई थी, क्योंकि इंसान इसने तो मेरी आंखें माथे से उठाकर आसमान पर रख ली थी। बस वो गाड़ी चलाने में धुत था कि वो किसी भी तरह अपना मिशन कामयाब कर सके, क्योंकि यह एडवेंचर तो मेरे गले पड़ने वाला था। मैं घर से बदजन होकर निकली थी, लेकिन नहीं तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गली के कोने पर भी जा सकूं। मैं अंदर ही अंदर अपने फैसले पर पछताने लगी। सोचने लगी कि यह मुझसे क्या हो गया है। मैं तो एक हाफ कुरान लड़की हूँ। मेरी तरबियत दीनी उसूलों पर हुई है। मैं कुरान पाक के अहकाम को अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैंने तो इससे एक एक हर्फ अपने दिल में उतारा था। मैं तो यह सब कुछ नहीं कर सकती हूँ जो वो टैक्सी ड्राइवर करना चाह रहा था, क्योंकि यह तो जना के जमरे में आता है, क्योंकि वह जानता था कि मैं इसके साथ गलत काम करूं और वह ऐसे ही लेकर मुझे अपने फ्लैट पर जाना चाहता था। लेकिन मैं किसी भी तौर पर उसके साथ जाने पर रजामंद नहीं हुई थी, क्योंकि जानती थी इसको करने के मेरे अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। मेरे दिल में यकदम ही अपने अल्लाह का खौफ बहुत बुरे तरीके से हावी हो गया था। जारोतार रोते हुए मुझे उसको रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन वह किसी भी तौर पर रुकने के कायल नहीं था। मैं रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अल्लाह, संगीत, ताला की मदद अपने लिए पुकार रही थी। और मैं अल्लाह ताला से बस यही कहती जा रही थी कि माना मैं संगीत बेवकूफ़ हूँ, नादान थी, मुझे आज़ादी चाहिए थी, लेकिन मैं इस किस्म की गुनाह हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं बस एक फ़न करना चाहती थी, एडवेंचर करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी भी इस गुनाह पर मुर्तकिब नहीं हो सकती थी। या अल्लाह, तूने मेरे दिल को अपने कलाम से ही डाला है, तू मेरे जिस्म को भी गंदा होने से बचा ले। या अल्लाह, मेरी संगीत किसी तरह की मदद के लिए भेज दे किसी को। मैं यहाँ के रास्तों से अनजान, कोई भी मुझे यहाँ जानने वाला नहीं है, तो मैं तेरे दर पर तवज्जो तवा करती हूँ। मैं आइंदा कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। बस तू मेरा पर्दा रख ले, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। संगीत, मेरी कैफियत बहुत अजीब हो रही थी। मैं बस अपने रब से दुआ मांगती जा रही थी। शायद मेरे अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली थी। एक फैमिली वहां से जा रही थी। उन्होंने मुझे रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, मदद के लिए पुकारते हुए देखकर सुन लिया था। उन्होंने फौरन पुलिस को खबर कर दी थी। टैक्सी का नंबर बताया, वह जगह बताई जहां पर उन्होंने टैक्सी को जाते हुए देखा था।
यहाँ की पुलिस ने फौरन इस जगह पर पहुंच गई थी और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अफसरान में एक पाकिस्तानी लड़का भी शामिल था। उसने मुझसे उर्दू में बात की और पूछा कि क्या मामला था, यह आदमी तुमको कहाँ ले जा रहा था। मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने इस पाकिस्तानी ऑफिसर को सब कुछ सच बता दिया। मेरी बातें सुनकर वह हैरान रह गया और मुझसे कहने लगा कि तुम पागल हो, अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आई हो। यह मुल्क अलग है, जहाँ के लोगों से, जहाँ के रास्तों से तुम अनजान हो। अभी तुम्हें आए हुए कुछ ही घंटे बम मुश्किल गुजरे हैं और तुम इस तरह के एडवेंचर करने बैठ गई हो। तुम बहुत भोली हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी बाहर की हवा नहीं लगने दी। हमेशा तुमको घर के अंदर ही कैद रखा। बाहर की दुनिया में बारे में तुम जानती नहीं हो। तुम्हें नहीं मालूम कि किस तरह के हवास, संगीत के पुजारी अकेली औरतों को नोच खाते हैं। अब यही बेहतर होगा कि तुम अपने माँ बाप से राब्ता करो और उनसे माफ़ी मांगो। अपनी गलती का एतराफ़ करो। अगर मजीद देर गुजरी तो तुम्हें वापसी के सारे रास्ते तुम्हारे बंद हो जाएंगे और हमेशा के लिए तुम्हारे मुकद्दर को भर दिया जाएगा। तुम हाफ कुरान थी, शायद इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की। लेकिन इस बात को तुम अपने लिए एक सबक समझो। पहले दिन ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अगर इसी तरह तुम एडवेंचर के चक्करों में पड़ती रही, भटकती रही इन रास्तों पर, तो शायद अंजाम इससे भी बुरा हो। यह लोग लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाकर आखिर में इनको मार डालते हैं। इस पाकिस्तानी लड़के की बातें सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने तो ऐसा नक्शा खींचा था कि खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसी वक्त मैंने अपने बाप को फ़ोन मिलाया और उनको सारी हकीकत बता दी कि इनकी पाबंदियों से तंग आ गई, इसी वजह से मैं दुबई आ गई हूँ। मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे सब। अम्मी भी मुझसे बात कर रही थी और कह रही थी कि प्लीज वापस आ जाओ। मेरे अब्बा ने मुझसे कहा, मुझे यकीन है कि तुमने अपनी इज्जत की हिफाजत की होगी, अपनी इज्जत को महफूज रखा होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में कुरान महफूज है और जिनके दिल में कुरान महफूज हो, अल्लाह ताला उनके जिस्म को भी गंदगी से दूर रखता है। मैं अपने अब्बा की बातें सुनकर कुछ हद तक रिलैक्स हो गई थी। मरियम आ गई थी। मेरा दिल उसके तरफ देखने को भी नहीं जा रहा था। मरीन का लिबास बहुत नामुनासिब था। उसके साथ एक लड़के को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, यह मेरा बॉयफ्रेंड है और इसके साथ आई हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ इसको शेयर कर सकती हो। मरियम की बात पर वो लड़का अजीब नजरों से मेरी संगीत तरफ देखने लगा। मुझे इस सब से उलझन हो रही थी। मरियम इस लड़की के साथ एक कमरे में रह रही थी। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। हाँ, मैं पाबंदियों से तंग थी। मैं आज़ादी चाहती थी। मैं घूमूं, फिरूं, आऊं, जाऊं, जैसे दिल चाहे कपड़े पहनूं, जैसे दिल चाहे रहूं, लेकिन कोई भी मुझ पर सख्ती ना करे। मुझे अपने आप की सख्तियां बेजा फजूल लगती थी। अब मुझे यही लगता था कि सारी दुनिया की लड़कियां बाहर घूमती फिरती है। अगर इनको कोई खतरा नहीं हो सकता तो मुझे क्यों खतरा होगा। लेकिन अब जब मैं अकेली दुबई आ गई थी और यहाँ पर पल पल मुझे ऐसे लोग, संगीत मिल रहे थे जिनको देखकर मैं हैरतजदा थी। मैं तो कभी अपने घर की चार दीवारी से भी नहीं निकली थी, सिर्फ गांव कॉलेज तक आने जाने के लिए, और कभी कभार हम बाहर निकलते थे। लेकिन मरियम ने मेरा ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि मैं अकेले तन्हा दूसरे मुल्क में आ गई। अब मुझे पता चला था कि मेरे वालिदैन क्यों मुझे अकेले कहीं आने जाने नहीं देते थे, और मुझे इस बात का भी सही मायनों में पता चल गया था कि अच्छी सोबत, अच्छा दोस्त बहुत जरूरी होता है। मैं अपने होटल के कमरे में आ गई थी और यहाँ पर एक ही दिन में मैं समझ चुकी थी कि घर से दूर रहकर जिंदगी एक बहुत मुश्किल तरह है। मैंने प्राइवेट करवाया और मरीन को बताए बगैर पाकिस्तान आ गई थी। जैसे ही मैं होटल के कमरे में आई और यहाँ पर एक दिन में समझ चुकी थी कि घर से दूर रहकर जिंदगी एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होती है। मैंने सारा कुछ समेटा और इस तरह जिस तरह के लोग मैंने देखे थे, तरह तरह के रवैया बर्दाश्त किए, लोगों की बुरी नजरें बर्दाश्त की। इन 2 दिनों में मैंने यह वो सबक पढ़ लिया था जो संगीत मैंने 20 सालों में नहीं सीखा था।
मैं चुपचाप घर वापस आ गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे दिल से कबूल किया था। मेरे बाप ने बैठकर मुझे समझाया, संगीत, था कि वो क्यों मुझे पाबंदियां लगाते थे और मुझसे माफ़ी भी मांगी थी कि इस सब में कुछ गलती इनकी भी थी। वो बेजा पाबंदियां लगाए गए। मेरे आने और जाने का किसी को भी इल्म नहीं हुआ था। इस बात में मेरे घर तक रह गई थी और मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि जिसने मेरी इज्जत की हिफाजत की और मुझे वक्त पर अकल आ गई थी। मुझे समझ आ गई थी कि मेरे माँ बाप ही अल्लाह के बाद मेरे सबसे बड़े खैर ख्वाह थे। उनको ही मेरी सबसे ज्यादा फिक्र थी। वह हम बहन भाइयों पर जब पाबंदी लगाते हमारी भलाई, संगीत, के लिए ही किया करते थे। यह मेरी नादानी थी जो इंतहाई गलत कदम उठाया। लेकिन बाद में समझ आई, संगीत, कि ऐसी आज़ादी का क्या करना जिसमें इज्जत जैसी कीमती शहदाओं पे लग जाए और आखिरत भी बर्बाद करके रह जाए। अब मेरा दिल